तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दूसरे पार्ट में। अभी तक हम लोगों ने एक जो 365 का जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और पार्ट वन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये एक मैराथन सेशन है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो 2023 और 24 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्या है, जो जैसे होता नहीं है कि जो मोबाइल ऐप के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग थोड़ा सा इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से आपको याद में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक है, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक ऐप है दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम। इसे यहाँ पर जारी किया गया है, संचार मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन को जश्न मनाने हेतु डाटा मतलब के लिए इसे एक पेड़ माँ के नाम ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक है हाथी ऐप दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाथी ऐप किसका है, तो ये असम सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि मानव संसाधन जो मानव हाथी का जो संघर्ष है, जो ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे और परिणामी मौतों को कम करने के लिए हाथी ऐप यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर निर्माल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट और है, उसका नाम है यहाँ पर संज्ञान ऐप दोस्तों। संज्ञान ऐप किससे संबंधित है, तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि 3 नए आपराधिक अधिनियमों की की यहाँ पर क्या जानकारी देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है जानकारी देने के लिए, क्या करने के लिए, जानकारी देने के लिए 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जो कानून है, 3 नए कानूनों की जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रवाह पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, प्रवाह पोर्टल ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा और इसका जो उद्देश्य है वो है सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो प्रवाह पोर्टल है वो किससे संबंधित है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसी में आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक है सारथी पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है सारथी पोर्टल का, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना, यहाँ पर मतलब इसके बारे में एक जानकारी देना लोगों को। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर और बात करें तो क्या है, यहाँ पर अनुवादनी ऐप जो दोस्तों है ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है शिक्षा में। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर संभव ऐप यहाँ पर जारी किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं तो भूमि राशि पोर्टल जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसी में आप एक और ध्यान में रख सकते हो, वो है पाट मित्रों ऐप दोस्तों। तो पाट मित्रों ऐप किससे संबंधित है, वस्त्र से संबंधित है। कपड़ा मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ताकि जूट किसानों को सुविधा हो सके। ठीक है, मेरा युवा भारत, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ताकि युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है इनकोर ऐप दोस्तों। ठीक है, क्या है, इनकोर ऐप जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना, परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। तो इनकोर ऐप आप ध्यान में रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी आवाज आपको बैठी हुई लग सकती है। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट ऐप की, तो वो है क्या है, फ्लड वॉच दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लड वॉच जो है वो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए, बाढ़ का जो अनुमान है वो लगाया जा सके। इसके लिए फ्लड वॉच यहाँ ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे जो यहाँ पर है वो है अगर इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उद्गम पोर्टल दोस्तों। ये पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था कि जो उद्गम पोर्टल है दोस्तों वो किससे संबंधित है। तो उद्गम पोर्टल जो है वो आरबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ताकि दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखना कि जो उद्गम ऐप है वो किससे संबंधित है, वो आरबीआई से संबंधित है दोस्तों। सुस्वागत पोर्टल इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, ताकि जो अदालत परिसर में जो प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए, ठीक है, सुस्वागत पोर्टल यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ साथ उल्लास ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, ठीक है, ताकि बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर मोबाइल दोस्त ऐप एक ध्यान में रख सकते हो, जम्मू कश्मीर में इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ताकि नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। प्रवाह पोर्टल, जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। ई सारस ऐप क्या है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है लॉन्च, और इसका उद्देश्य क्या है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना दोस्तों, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस सारी चीजों से जोड़ना। अब आगे बात करें, विरासत पोर्टल जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए क्या किया गया है, एक विरासत पोर्टल बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है यहाँ पर, आगे उतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, जिनमें इंपॉर्टेंट ऐप थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्या है बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो जहां जहां मैंने टिक किया है उसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना सर एंड मैम, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत रत्न 2024 की। मैंने क्या कहा था, आपके सारे टॉपिक को हम इस 365 करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो भारत रत्न 2024 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक ही क्लास में पूरा। तो भारत सरकार ने क्या है दोस्तों, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, एम एस स्वामीनाथन है, पीबी नरसिम्हा राव है और चौधरी चरण सिंह है, इन 5 लोगों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या जो है भारत रत्न भारतीयों की से बता रहे हैं, मतलब कि कुल संख्या भारत पाने वालों की कितनी हो गई है, 53 हो गई है। कितनी हो गई है, 53 हो गई। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो ये भी डाटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 5 लोगों को ये दिया जा चुका है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं इन 5 लोगों के बारे में, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो, और या फिर 2024 के जो एग्जाम है जो आपके जनवरी या फरवरी में होंगे, वहां भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट होगा 2025 के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्म हुआ था वो 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो और अब इसका जो नाम जो उनके गांव का नाम था वो था पितौंजिया, जो अब कर्पूरी ग्राम कर दिया गया इन्हीं के नाम पर, ठीक है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 फरवरी 1988 को हुआ था, क्योंकि तो जन्म 1924 में हुआ और मृत्यु जो है वो 1988 में होती है। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा गया, ठीक है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता बिहार में और देश में बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए इनको जननायक भी कहा गया है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा
चुनाव जीता था दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों। तो ये सीएम भी रह चुके हैं बिहार के, एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा आर जो वर्ग है ओबीसी को आरक्षण दिया। भारत में पहली बार उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिल सका। तो मुंगेरी लाल आयोग किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग से संबंधित ये एक आयोग है जो कि कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा बनाया गया था। तो आगे बात करते हैं। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात कि ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटों के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दोस्तों दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। तो अब आपको बताना है कि बिहार की पहली राजकीय भाषा कौन सी है। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले, दोस्तों ये देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये भारत रत्न पाने वाले 40वें है और मरणों उपरांत यानी कि मृत्यु के बाद भारत रत्न पाने वाले 15वें व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है। एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति है दोस्तों। तो ये डाटा जो है ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति बन चुके हैं दोस्तों, ठीक है, 50वें व्यक्ति यहाँ पर ये बन चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और जो इनका जो जन्म हुआ था 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी जो आत्मकथा है उसकी किताब का जो नाम है माई कंट्री माई लाइफ, तो ये भी ध्यान में रखना। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और 1984-2004 तक ये क्या थे, भारत के गृह मंत्री भी ये रह चुके थे, ठीक है। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इतनी नॉलेज इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा सर एंड। तो अब बात कर लेते हैं एम एस स्वामीनाथन के बारे में। इनका जो जिक्र है आपने इकोनॉमी जो है उसमें आपने जब सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, वहां पर इनका जिक्र आता है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी सर्दी जुकाम है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी आवाज आपको बेटर नहीं ले सकती है। तो एम एस स्वामीनाथन तो भारत की हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है, तो वो है कृषि वैज्ञानिक थे ये, एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें 1971 में दिया गया, एल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी दिया गया। इसके साथ ही साथ इनको पद्मश्री 1967 में दिया गया, पद्म भूषण 1972 में दिया गया और पद्म विभूषण 1989 में दिया गया, ठीक है। तो तीनों जो सम्मान है इन्हें मिला हुआ है, साथ ही साथ अब इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, आपको आप ऐसे रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि दोस्तों आप करंट अफेयर्स अब जैसे आपका एग्जाम जो है वो आने वाला है, ठीक है, नजदीक आ रहा है, तो ये एक आप रैपिड फायर करंट अफेयर्स रिवीजन कर सकते हो। 360 पूरे साल का मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपसे, एक मैराथन सीरीज है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो जिक्र करेंगे हम लोग वो है पीबी नरसिम्हा राव के बारे में। ठीक है, पीबी नरसिम्हा राव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पीबी नरसिम्हा राव का जो जन्म हुआ था 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, जो कि अब हैदराबाद के है, वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम जो है वो है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम सीताराम राव था और माता का नाम रुकमा बाई था। भारत के ये नौवें प्रधानमंत्री के रूप में भी ये कार्य किए 1991 से 1996 तक। पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का जो क्रियान्वयन है वो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इनके आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। अब जो है वो आप डिस्कस कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह दोस्तों। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चौधरी चरण सिंह का जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य योगदान दिया था अपना। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1989 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि कभी भी संसद नहीं गए। वो थे यहाँ पर चौधरी चरण सिंह। ये आपको ध्यान में रखना। और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही। ठीक है, तो वे 1967 से 1968 तक वे दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। इनके इनकी समाधि स्थल को किसान जाट के रूप में जाना जाता है। तो ये मैंने आपको पांचों हस्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आप इसे याद में रखना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत रत्न के बारे में। बात कर लेते हैं, इसके बेसिक को समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो भारत रत्न, अबाउट भारत रत्न। तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार देने की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में, 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणों उपरांत भी दिया जाता है। पहले ये जब स्टार्ट किया गया तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 1955 से मृत्यु के बाद भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। भारत रत्न पुरस्कार का जो आकार है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है दोस्तों, आपने देखा होगा। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन है। ठीक है, भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं सैन्य अभ्यास की दोस्तों। मैंने कहा था ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज जो डिस्कस करते हैं वो है सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 के बारे में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सारे एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, वहां पर ये सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों। आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि 31वां ध्यान में रखना है, 9वां, 8वां, ये ध्यान में नहीं रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि सिम्बेक्स सिम्बेक्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो सिम्बेक्स 2024 जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में ये है। ठीक है, और ये विशाखापट्टनम में हुआ 2024 में। और ये किसका सैन्य अभ्यास है? सिम्बेक्स नौसेना, यानी कि दोनों देशों की नौसेना के बीच में ये भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स नाम की ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। इसी प्रकार अब बात करें नसीम अल बहर। ठीक है, ये भारत और ओमान के बीच में है और ये भी नौसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मालाबार जो एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मालाबार पूछा भी गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया,
और जापान और अमेरिका, ये 4 देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका, विशाखापट्टनम में ये हुआ और ये नौसेना संयुक्त अभ्यास है मालाबार। इसी प्रकार जो काजिंद एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में, तो काजिंद दोस्तों, ये तो भारत तो आपको याद रखेगा, और काजिंद मतलब क्या क्या होगा, कजाकिस्तान हो गया। तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में है और ये थल सेना नौ अभ्यास है दोस्तों। ठीक है, अल नजाह ये भारत और ओमान के बीच में है। तो ओमान के बीच में एक और भी मैंने क्या बताया, नसीब अल बहर बताया मैंने। दूसरा क्या है, अल नजाह दोस्तों। ठीक है, और ये थल सेना की एक्सरसाइज है। इसी प्रकार युद्धाभ्यास दोस्तों, युद्धाभ्यास 2024 का, ये भारत और अमेरिका के बीच में है और ये भी क्या है, थल सेना की एक्सरसाइज है युद्धाभ्यास, अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच। वरुण अभ्यास इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो भारत और फ्रांस के बीच में है और ये क्या है, नौसेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट है, 10वां मित्र शक्ति जो 2024 में हुआ, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है और ये भी क्या है, थल सेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी नहीं कह सकते, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी आप याद में रखोगे तो भी चलेगा। उदार शक्ति दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, भारत और मलेशिया के बीच में है और ये वायुसेना की एक्सरसाइज है, उदार शक्ति, भारत और मलेशिया के बीच में। इसी प्रकार खान जो खान क्वेस्ट है, खान क्वेस्ट जो है वो बहुराष्ट्रीय, इसमें जो देश है वो शामिल है और ये थल सेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। इसी प्रकार बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, जो भारत और मंगोलिया के बीच में है, थल सेना की एक्सरसाइज है ये। इसी प्रकार अभ्यास मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में है और ये भी थल सेना की एक्सरसाइज है। होपेक्स जो है दोस्तों, वो भारत और मिस्र की एक्सरसाइज है और ये भी क्या है, वायुसेना की एक्सरसाइज है, होपेक्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें तो जिमेक्स दोस्तों है जो है वो भारत और जापान के बीच में है। ठीक है, और ये नौसेना की एक्सरसाइज है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो तर्कस, तर्कस किसकी है, भारत और अमेरिका के बीच में है और ये थल सेना की एक्सरसाइज है। अमेरिका की और क्या है, एक युद्ध अभ्यास। तो तर्कस और युद्ध अभ्यास आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शक्ति एक्सरसाइज जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में है और ये थल सेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्ती अभ्यास जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में है और ये क्या है, एक नौसेना की एक्सरसाइज है। गगन शक्ति 2024 जो है वो भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज है और ये एक वायुसेना से क्या करती है, क्या करती है, कंडक्ट कराती है। अभ्यास यहाँ पर डस्ट लिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इंपॉर्टेंट है और ये थल सेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार अगर अगर हम बात करें तो और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है IMT ट्राइलेट जो है वो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में है और ये क्या है, नौसैनिक जो है वो युद्धाभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ ये भारत और अमेरिका के बीच में है, नौसेना की एक्सरसाइज है। इसी प्रकार लामितीय जो एक्सरसाइज है वो भारत और सेशल्स के बीच में है और ये भी क्या है, थल सेना की एक्सरसाइज है। इसी प्रकार सी डिफेंडर जो है वो भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज है और ये भी क्या है, नौसेना की एक्सरसाइज है। इसी प्रकार समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज ये भारत और मलेशिया के बीच में होती है और ये क्या है, नौसेना की एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच में होती है और ये थल सेना की एक्सरसाइज होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो वायु शक्ति अभ्यास जो है वो भारत ने कंडक्ट किया है वायुसेना के द्वारा दोस्तों। सदा तंसीक जो युद्धाभ्यास है वो भारत और सऊदी अरब के बीच में है, थल सेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और UAE के बीच में है और ये भी थल सेना की एक्सरसाइज है। इसी प्रकार अभ्यास जो है आयुथाया जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में है, नौसेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड गाइस, बस एक मिनट आप टाइम दीजिए। ठीक है, बढ़ते आगे।
तो एक जो इम्पोर्टेंट है वो है खंजर अभ्यास दोस्तों। ठीक है, खंजर अभ्यास जो है तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में है, थल सेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। इसी प्रकार साइक्लोन जो अभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच में है, थल सेना की एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस कराया विभिन्न देशों की एक्सरसाइज जो है भारत के साथ कौन कौन से देशों के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हो गया लोकसभा चुनाव 2024 का, एक बार नजर आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, वो सभी आपको पता होगा कि ये 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव जो है ये यहाँ पर हुआ था। जो हमारी जो लोकसभा इस समय जो चल रही है वो कौन सी है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों। ठीक है, 18वीं लोकसभा दोस्तों। ठीक है, और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इस इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, सीटें जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो ये सब आप देख सकते हो कि कैसे क्या हुआ, ये आप पता भी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पोर्टल लॉन्च किया गया था वो यहाँ पर किया गया था, सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, और चुनाव लड़ने वाले जो ये सब उतना पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप ना भी ध्यान में रखो तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये कुछ जो एक दो पॉइंट है वो आप याद रख सकते हो उसमें। ठीक है, कि 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की जो कुल संख्या थी वो 41 थी। इस प्रकार कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला कौन है, तो प्रियंका जार की होली है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे कौन, शंकर लालवानी। सबसे कम वोटों के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे युवा सांसद कौन है, तो पुष्पेंद्र सरोज है, कौशाम्बी सीट से दोस्तों। सबसे बुजुर्ग सांसद किस कौन से चुने गए थे, तो थाली कोट्टई राजू थेवर बालू दोस्तों। 82 साल की इनकी उम्र है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो संस्थान है, संगठन है। ठीक है, ये आपने स्टैटिक जीके में भी पढ़ा होगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स में नहीं पूछा जाता है। ठीक, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान हो गए, संगठन हो गए, ये स्टैटिक जीके का है। लेकिन मैं आपको एक बार जरूर इसे करा दूं, ठीक है, ताकि अगर कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, आईएलओ जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर। ठीक है, अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो हेडक्वार्टर से आते हैं दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है दोस्तों। कौन से है, जिनेवा में है, और इसमें 187 यहाँ पर देश है दोस्तों। ठीक है, तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्थापना अगर आप एक बार भूल भी जाओगे तो भी चल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों है इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोस में है, फ्रांस में है दोस्तों। ठीक है, यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों, इसकी जो स्थापना होती है 1945 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। और इसमें टोटल जो देश है दोस्तों यहाँ पे वो 193 है। और जो लास्ट जो कंट्री है वो दक्षिणी सूडान है। 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष कह सकते हो या फिर महासचिव कह सकते हो वो कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस है। एक बार आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एंटोनियो गुतेरस है। इसी प्रकार जो आईएमएफ है इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। 1945 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। 1945 में ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष जो है वो अजय बग्गा है दोस्तों। और इसमें जो टोटल जो मेंबर है वो 189 है दोस्तों, 189 है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एफएओ 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली है। एक भी आपको इटली बता दूं, खाने पीने वाली चीजों का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछेगा तो उसका सभी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ होगा, रोम में होगा, इटली में होगा, खाने पीने वाली चीजों का दोस्तों। ठीक है, और इसी के प्रकार से अगर बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। वन
1945 में इसकी स्थापना होती है। इसी के साथ साथ यूनेस्को की स्थापना भी 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनिसेफ की जो स्थापना है संयुक्त राष्ट्र बालकों की, उसका इसकी स्थापना 1946 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। WHO की स्थापना 1948 में होती है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। टोटल जो कंट्री है वो 94 कंट्रीज में इन्वॉल्व है दोस्तों। इसी प्रकार नाटो को आप ध्यान में रख सकते हो। तो नाटो है जो 1949 में इसकी स्थापना होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। और इसमें जो टोटल जो नाटो में जो जो सदस्य है वो 32 सदस्य है। जो 32वां सदस्य जो है वो कौन सा है? स्वीडन है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, करंट में रहता है, तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ की आप बात कर सकते हो। 1958 में इसकी स्थापना होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में भी ही इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, ओपेक ध्यान में रख सकते हो। 1960 में इसकी स्थापना होती है। ओपेक के जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है, और 13 इसमें क्या है? सदस्य है। और कतर और जो इक्वाडोर है अब इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या है। ठीक है, ये सब आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक का टॉपिक है, बट मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये करंट का टॉपिक है दोस्तों, इसे कहते हैं करंट। अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया भारत रत्न 2024। अब हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में प्रमुख जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो जो 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो 2024 में होता है दोस्तों। ठीक है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल कहां पर था इसका? तो ये कजान में था। कजान कहाँ है? रूस में है दोस्तों। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी थीम क्या थी? तो न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। प्रमुख सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो इसमें 2 सदस्य प्रमुख देश है, और अन्य भागीदार देश अगर बात करें तो 13 इसमें क्या है? सदस्य है। लेकिन अगर प्रमुख सदस्य देश की बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में तो 9 है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर हम बात करें 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, सॉरी, जो अब 2025 में जो होगा 17वां, ठीक है, 17वां 2025 में जो होगा वो कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख सदस्य देश कितने हैं इसमें? 9 है दोस्तों। इसी के बाद अगर हम बात करें तो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, 2024 में कहां पर हुआ? अस्ताना में हुआ, कजाकिस्तान में ये लोकेटेड है। अध्यक्षता किसने की? तो कजाकिस्तान ने किया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया था। इसमें दोस्तों टोटल जो सदस्य जो 10वां जो नया सदस्य बना है उसका नाम है बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। तो अब टोटल कितने हो गए? 10 मेंबर है एससीओ में। तो अब इसमें क्या हो गया? बेलारूस हो गया। 23वां जो सम्मेलन हुए वो कहां पर हुआ था? वो भारत वर्चुअली 2023 में हुआ था, भारत में हुआ था। और 24वां जो हुआ है वो अस्ताना में हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये 1 और 2